हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो करेंटली जो हमारा चैप्टर चल रहा है दैट इज़ फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, और लास्ट वाली जो लेक्चर थी उसमें हमने C2 साइकिल यानी कि फोटो रेस्पिरेशन जो है उसको कवर किया था। और उससे पहले वाली क्लास में ऑलरेडी 4 लेक्चर्स में हमने इस लेक्चर को इस फोटोसिंथेसिस वाले चैप्टर जो है उसको कवर किया है। और आज की जो लेक्चर है वो बेसिकली फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक चल रही है, और ये वाली लेक्चर जो होगी वो लास्ट लेक्चर होगी इस चैप्टर के लिए। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस वाले टॉपिक को। जो फैक्टर अफेक्ट करता है फोटोसिंथेसिस को वो या तो इंटरनल फैक्टर हो सकता है, यानी कि प्लांट्स के अंदर की कुछ फैक्टर्स, जैसे कि उसकी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन कैसी है, उसके अंदर जो भी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं वो आखिर कैसे काम कर रहा है। तो ये चीज़ें पे जो है वो इंटरनल फैक्टर हो जाती है। और एक्सटर्नल फैक्टर हो सकता है कि लीफ का जो है साइज, नंबर, एज, ओरिएंटेशन कैसा है, उसमें मीजोफिल सेल जो होते हैं वो कैसे प्रेजेंट है, क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल और CO2 की कंसंट्रेशन, इन सब पे क्या होती है, डिपेंड करती है फोटोसिंथेसिस। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक्सटर्नल फैक्टर में आ जाती है, लेकिन इंटरनल फैक्टर में उसकी जेनेटिक प्री डिस्पोजिशन आता है। ठीक है, तो ये पॉइंट याद रखेंगे। जो मोस्ट इफेक्टिव टाइप की जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं जो कि फोटोसिंथेसिस को डायरेक्टली अफेक्ट करता है, वो होता है कि सनलाइट की अवेलेबिलिटी कैसी है, टेम्परेचर कैसा है, CO2 की कंसंट्रेशन कैसी है और वाटर कैसा है। तो ये 4 चीज़ें जो होती है वो मेजर होता है फोटोसिंथेसिस की रेट डिफाइन करने में। ठीक है, तो यही लिखा है कि दीज अफेक्ट रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस की जो रेट होती है उसको डायरेक्टली ये चीज़ें अफेक्ट करती है। तो इन चारों जो है इसी को अभी हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, उससे पहले हम एक फैक्टर देख लेते हैं, या फिर एक लॉ कह ले, लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर होता है जो कि दिया गया था ब्लैकमैन के द्वारा। ठीक है, जब कहा गया इसमें कि व्हेन सेवरल फैक्टर अफेक्ट एनी बायोकेमिकल जो है केमिकल प्रोसेस, जब बहुत सारे फैक्टर मिलके क्या कर रहे हैं, अफेक्ट कर रहे हैं किसी भी बायोकेमिकल प्रोसेस को, तो वो आता है हमें, वो मिलता है हमें लॉ ऑफ लिमिटिंग फैक्टर से। यानी कि इसका मतलब है कि अगर कोई भी केमिकल रिएक्शन जो है वो अगर डायरेक्टली अफेक्ट हो रहा है मोर देन वन फैक्टर से, तो उसका जो है रेट वो डिटरमाइन होगा उस फैक्टर से जो कि नियरेस्ट होगा उसके मिनिमम वैल्यू के। यानी उसका जो मिनिमम वैल्यू होगा उससे जो भी रेट होगा वो अगर नज़दीक होगा, नियरेस्ट होगा, तो उससे क्या होगा, रेट डिफाइन होगा। अगर 2 हमारा रेट है उसमें से जो मिनिमम वैल्यू वाला होगा वही रेट डिफाइन करता है। इसमें एक और पॉइंट है NCERT में दे रखा कि टेम्परेचर जो होता है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है फोटोसिंथेसिस के दौरान। बाकी सारी चीज़ें अगर अवेलेबल भी होती है, जैसे लाइट और CO2 कंसंट्रेशन और सनलाइट भी अगर अवेलेबल है और वहाँ पे टेम्परेचर नहीं है, तो ये बहुत बड़ा इफेक्ट कॉज कर सकता है फोटोसिंथेसिस में। तो अभी एक एक करके हम सारे फैक्टर्स जो हैं इसको देख लेते हैं। सबसे पहले हम लाइट की अगर बात कर लें, तो हमारा जो एक्स एक्सिस है यहाँ पे लाइट की इंटेंसिटी दे रखी है, और वाई एक्सिस यहाँ पे रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस दे रखा है। यानी कि इंटेंसिटी जितनी बढ़ाती जाएंगे उतना रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ता जाएगा। ये कहाँ तक बढ़ेगा वो भी देख लेते हैं। लोअर इंटेंसिटी पे जो ग्राफ होता है वो लीनियर होता है। लीनियर ग्राफ जो होता है वो स्ट्रेट लाइन होता है, मतलब स्ट्रेट लाइन ही, बेसिकली वाई एक्सिस और एक्सिस के बीच में आता है वो लाइन। तो ये वाला लीनियर पार्ट हो जाता है, जहाँ पे अगर लोअर इंटेंसिटी ऑफ लाइट है तो यहाँ पे क्या होता है, बेसिकली रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस और लाइट इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ क्या आती है, लीनियर आती है। उसके बाद क्या होता है कि अगर इंटेंसिटी हम बढ़ा रहे हैं, लाइट की इंटेंसिटी बढ़ने पे क्या होता है, रेट जो होता है डज नॉट सो फर्दर इंक्रीज, रेट बढ़ती नहीं है। यहाँ पे क्या है कि अगर लाइट बढ़ाएंगे तो फोटोसिंथेसिस बढ़ना चाहिए, लेकिन यहाँ पे नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता है, क्योंकि लाइट जो होता है वो सेचुरेशन हो जाती है उसकी अगर 10% ऑफ द फुल सनलाइट। फुल सनलाइट की 10% लाइट पे क्या होता है कि लाइट ये फोटोसिंथेसिस क्या होता है, मतलब लाइट सेचुरेशन हो जाता है, जिससे फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाती है। लाइट जो होता है एक रियरली एक लिमिटिंग फैक्टर होता है, और इंक्रीज इन लाइट अगर किसी लिमिट से, जैसे ये हम इसकी लिमिट पॉइंट अगर हम देखें, यहाँ तक लीनियर ग्राफ जा रही है, उसके बाद जो है वो कांस्टेंट हो जा रही है, इसको हम कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, तो अगर किसी भी पॉइंट से, किसी भी रीजन के बियॉन्ड अगर हम लाइट दे रहे हैं तो क्या हो जाता है, उसमें क्लोरोफिल की ब्रेकडाउन हो जाती है, और क्लोरोफिल ही अगर ब्रेकडाउन हो जाएगी, फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं बढ़ पाएगी, वो डिक्रीज हो जाएगी। तो वही दे रखा है यहाँ पे, कांस्टेंट हो जाता है, क्योंकि एक टाइम के बाद क्या होता है कि क्लोरोफिल वगैरह ब्रेकडाउन होने लगता है, क्योंकि अगर हम ज़्यादा लाइट दे रहे हैं तो ये चीज़ें हमें देखने को मिल सकती है उसके केस में। उसके बाद जो है दूसरा हमारा है CO2 की कंसंट्रेशन। ठीक है, तो CO2 की जो कंसंट्रेशन होता है ये मेजर लिमिटिंग फैक्टर होता है फोटोसिंथेसिस का। इससे क्वेश्चन आ सकता है कि मेजर लिमिटिंग फैक्टर कौन सा है फोटोसिंथेसिस का, तो वो होता है CO2 की कंसंट्रेशन। अगर हम बात कर लें यहाँ पे
CO2 की जो कंसंट्रेशन होती है वो लो होता है एटमॉस्फेयर में, 0.03 से 0.04% होता है एटमॉस्फेयर में, और इंक्रीज इन कंसंट्रेशन अप टू 0.05% तक अगर CO2 की कंसंट्रेशन अगर बढ़ती है तो कॉजेज इंक्रीज इन द CO2 फिक्सेशन रेट। CO2 की जो फिक्सेशन रेट होता है वो बढ़ जाता है अगर 0.03 और 0.04 के बीच में रहता है वैसे रेंज, लेकिन अगर 0.05% तक बढ़ता है तो क्या होता है कि इससे CO2 की फिक्सेशन रेट बढ़ती है, बियॉन्ड दिस इट बिकम डैमेजिंग। और इसके बाद अगर इससे ज़्यादा अगर होता है तब क्या हो जाता है, ये डैमेजिंग होता है उस पर्टिकुलर प्लांट्स के लिए। ठीक है, जो C3 और C4 प्लांट्स है वो डिफरेंटली रिस्पॉन्ड करता है CO2 की कंसंट्रेशन में। अगर लो लाइट है तो कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, मतलब हाई CO2 कंसंट्रेशन में कोई भी, अगर लाइट कम है तो वहाँ पे कोई, दोनों में से कोई भी, मतलब C3 या C4 प्लांट्स की बात कर ले तो कोई भी जो है रिस्पॉन्ड नहीं करता है। लेकिन अगर हाई लाइट इंटेंसिटी है तो दोनों जो होता है इंक्रीज करता है इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये पॉइंट याद रखेंगे कि लो लाइट अगर हमारा कंडीशन है तो कोई भी जो है वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा हाई CO2 कंसंट्रेशन में, लेकिन अगर हाई लाइट है तो दोनों जो होगा इंक्रीज करेगा इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। इसके बाद हम कुछ और पॉइंट्स देख लेते हैं CO2 की कंसंट्रेशन के ऊपर ही, कि C4 प्लांट जो होता है वो सैचुरेशन दिखाता है एट अबाउट 360 पे, और C3 प्लांट जो होता है ये मतलब दिखा सकता है 450 पे भी, और उसके बियॉन्ड जाके भी दिखाता है अपना सैचुरेशन यानी कि 450 पे। उसके बाद C3 प्लांट जो होता है ये रिस्पॉन्ड करता है हायर CO2 कंसंट्रेशन पे, क्योंकि यहाँ पे C4 प्लांट जो है उसका 360 है और C3 प्लांट जो है उसका 450 है, इसलिए कहा गया है कि C3 प्लांट जो होता है ये रिस्पॉन्ड करता है हायर CO2 कंसंट्रेशन पे, और बाय इंक्रीज इन द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस लीडिंग टू हायर प्रोडक्टिविटी। और रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस बढ़ेगा तो उसकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी, और ये चीज़ें जो होती है ये यूज़ होता है द ग्रीन हाउस क्रॉप्स में, और ग्रीन हाउस क्रॉप्स में हमें याद रखना है नेम दैट इज द टोमेटो एंड द बेल पेपर। ठीक है, उसके बाद जो है फोर्थ जो है वो हमारा है दैट इज द टेम्परेचर। इसमें है कि डार्क यानी कि कार्बन रिएक्शन जो है जिसमें फूड की सिंथेसिस होती है वो इंजाइमेटिक होता है, मतलब कि वो एंजाइम पे डिपेंडेंट होता है एंड टेम्परेचर कंट्रोल्ड होता है वो प्रोसेस। उसके बाद हम बात करें यहाँ पे दैट इज द C4 जो होता है प्लांट फूड रिस्पॉन्ड करता है हायर टेम्परेचर पे, सो हायर रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस। हायर टेम्परेचर पे वो क्या करता है, उसकी जो सैचुरेशन पॉइंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड की वो कम होती है, लेकिन टेम्परेचर उसको ज़्यादा चाहिए। ये रिस्पॉन्ड करता है हायर टेम्परेचर पे, और इसलिए सोच द हाईएस्ट मतलब हायर रेट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। लेकिन जो C3 प्लांट्स होता है उसकी मच लोअर टेम्परेचर ऑप्टिमम होता है। ठीक है, उसके बाद जो ट्रॉपिकल प्लांट्स होते हैं उसकी हायर टेम्परेचर ऑप्टिमम होती है देन द प्लांट्स अडेप्टेड टू द टेम्परेट क्लाइमेट्स। इसके बाद हम बात कर ले लास्ट हमारा जो है रेट वो है दैट इज द वाटर। वाटर जो होता है ये बेस्ट रिएक्टेंट होता है लाइट रिएक्शन में, हमने देखा था जब, तो ये बेस्ट रिएक्टेंट होता है लाइट रिएक्शन में क्योंकि हमने देखा था फोटोलिसिस ऑफ वाटर को। इसके बाद जो वाटर की स्ट्रेस कंडीशन होती है वहाँ पे स्टोमेटा क्या हो जाता है, बंद हो जाता है, जिससे रिड्यूस हो जाती है कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी। ऑल्सो मेक्स लीफ जो होता है उसको विल्ट कर देता है, रिड्यूसिंग सरफेस एरिया ऑफ द, मतलब पीछे की तरफ वो क्या हो जाता है, घूम जाता है, एरिया ऑफ द लीफ एंड देयर मेटाबॉलिक एक्टिविटी क्या हो जाती है, ये सब चीज़ें स्लो डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है बेसिकली सरफेस एरिया। तो ये थी हमारी पूरी की पूरी चैप्टर्स आज फिनिश हो, और आई होप कि आपने जो लेक्चर अभी देखा वो आपको समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया है तो कमेंट में आप लिख सकते हैं, मैं फिर से उसको समझाने की कोशिश करूँगी। और हैंड रिटन नोट्स के लिए आप इंस्टाग्राम टेलीग्राम कहीं पे भी जुड़ सकते हैं, आपको मिल जाएगा आसानी से। और तब तक के लिए स्टे ट्यून, स्टे हेल्दी एंड थैंक यू।